हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सी हिस्ट्री में आता है, क्योंकि हिस्ट्री को हमने तीन पार्टों में बांट रखा है। पहले तो एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत में, दूसरा हमने मेडाइवल मेडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए, ये आता है राजपूत काल के संघर्ष के दौरान आता है। तो मोस्टली इसका जो पार्ट है वो मेडाइवल में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब बात करें भाई कि ये क्लास कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, ईसीएस का एग्जाम दे रहे हो, या आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, या किसी भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, या कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो जहाँ पर भारत का इतिहास जो आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आज हम बात करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है, और त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजाओं के बीच हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ, इन सभी पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री की कई सारी क्लासेज हैं। देखो, ये क्लास जो है वो चैप्टर वाइज नहीं चल रही है आपकी, कि भाई एक चैप्टर पढ़ा दिया उसके हिसाब से फिर चल रही है। एक चैप्टर तो क्या होता है, लंबा हो जाता है। ये क्लास चल रही है क्वेश्चन ओरिएंटेड, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इन क्लासेस को उसी तरह से हमें पढ़ना है। ये रैपिड क्लास है, हमें तेजी से किसी टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है, और ये हमारे लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मध्यकालीन इतिहास में आता है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन सा आता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? ट्राई पार्टिट स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? यानी तीन जो वंश थे, राजवंश थे, उनके अंदर क्या होती है, उनमें आपस में क्या होती है, लड़ाई होती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, और क्या कारण था उसका। तो त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। तो पहला ये क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि कब हुआ था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उत्तरी भारत के प्रमुख नगर कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। किस पर? कन्नौज पर। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में जब ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है, तो उस समय कन्नौज भारत का प्रमुख नगर हुआ करता था। उससे पहले मगध हुआ करता था। तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन राजाओं के राजवंशों में, जैसे कौन कौन से, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच एक लंबा राजनीतिक संघर्ष चला। इस संघर्ष ने मध्यकालीन भारत की राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। तो हमें पहला ये क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष होता है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में। क्यों होता है? उस समय कन्नौज एक प्रमुख नगर था भारत में। तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर तीन राजवंशों के बीच ये लड़ाई हुई। कौन कौन से तीन राजवंश हैं? एक तो गुर्जर प्रतिहार है, दूसरा पाल है, तीसरे राष्ट्रकूट है। तो इन तीनों के बीच क्या होती है, लड़ाई होती है। तो ये पहला राजवंश कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। ये कहाँ शासन करता था? राजस्थान और उत्तर भारत में शासन करता था। दूसरा जो है वो कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश। ये कहाँ शासन करता था? दक्षिण भारत। मेनली कहाँ शासन करता था? वर्तमान में जो महाराष्ट्र है वहाँ शासन करता था। और तीसरा जो राजवंश है वह पाल वंश है। पाल वंश का पूर्व भारत, बंगाल और बिहार बन, यानी आज जो बंगाल और बिहार है ना, उस क्षेत्र में ये राज करता था। तो गुर्जर प्रतिहार आज के राजस्थान और उत्तर भारत क्षेत्र में राज करता था। और राष्ट्रकूट वंश कहाँ राज करता था? दक्षिण पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र में राज करता था। और पाल वंश पूर्व भारत में, यानी बंगाल और बिहार में राज करता था। तो संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? अभी अभी हम समझ चुके हैं कि भाई संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा। तो संघर्ष का जो मुख्य कारण है, वो मेन कारण है कन्नौज पर अधिकार। कन्नौज का महत्व, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। कन्नौज पर अधिकार क्यों करना चाहते थे? भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि कन्नौज पर अधिकार क्यों करना चाहते थे। तो भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था कन्नौज। कन्नौज भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। गंगा घाटी के बीचों बीच स्थित था, जो उत्तर भारत के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण देता था। अब देखिए, जो कन्नौज पर अधिकार कर लेगा, वो उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर क्या कर सकता था? नियंत्रण रख सकता था। इसीलिए कन्नौज बहुत जरूरी था। जो भी वंश कन्नौज पर अधिकार करता, वह स्वयं को उत्तर भारत का सम्राट कहलाने का अधिकारी समझता। अब जब कन्नौज इतना इंपॉर्टेंट था कि भाई उस पर यदि अधिकार हो जाएगा तो उत्तर भारत पर नियंत्रण रखा जा सकता था, इसीलिए
कन्नौज का महत्व उस समय बहुत ज्यादा था और इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन राजवंशों गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से हम जानते हैं। देखिए ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि कई बार क्या किताबों में थोड़ा सा दिया हुआ होता है, एक डिटेल में नहीं होता, तो डिटेल में पढ़ने के लिए भी हम इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल जो तीन शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तीन शक्ति, पहली शक्ति कौन सी है? पहली शक्ति है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। राजधानी पहले इनकी गुर्जर प्रतिहार की पहली राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। फिर बाद में इन्होंने क्या है इस पर राज कर लिया, तो कन्नौज इसकी राजधानी बनी। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बारे में बात करें तो गुर्जर प्रतिहार के प्रमुख शासक कौन थे? नागभट्ट। नागभट्ट ने अरबों को हराया था। फिर दूसरे प्रमुख शासक थे वत्सराज। वत्सराज ने पालों को हराया था। और तीसरे प्रमुख शासक थे मिहिर भोज, जिन्हें भोजराज के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे शक्तिशाली थे और कन्नौज पर दीर्घकालिक नियंत्रण जो रखा था वो किसने रखा था? मिहिर भोज ने रखा था। और गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे महिपाल। कौन थे? महिपाल अंतिम प्रभावशाली शासक थे। तो इनके प्रमुख शासक जो थे वो कौन कौन से थे? नागवट, वत्सराज, मेहरभोज। मेहरभोज को भोजराज के नाम से भी जानते हैं। और महिपाल, ये अंतिम प्रभावशाली शासक थे। तो एक तरह से यूं कह सकते हो आप कि भाई गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश, ये उत्तर भारत में राज करता था। कहाँ राज करता था? उत्तर भारत में और राजस्थान वाले क्षेत्र में राज करता था गुर्जर प्रतिहार वंश। और इन्होंने पहले राजधानी किसको बनाया था? उज्जैन को। और उसके बाद राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को। अब हम बात करें दूसरा जो राजवंश था, दूसरा राजवंश था पाल वंश। दूसरा राजवंश कौन था? पाल वंश। तो पाल वंश कहाँ राज करता था? पूर्वी भारत में। मेनली ये कहाँ राज करता था? पूर्वी भारत में पाल वंश क्या करता था? राज करता था पूर्वी भारत में। अब पूर्वी भारत में कौन कौन सा क्षेत्र? ये आ जाता है बंगाल, बिहार, असम का जो कुछ भाग है वहां पर ये राज करता था। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी पाल वंश की राजधानी। फिर उन्होंने मुंगेर को भी राजधानी बनाया। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? पाल वंश के गोपाल प्रमुख शासक थे। इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में। कब की थी? 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। पर दूसरे प्रमुख शासक कौन थे? धर्मपाल। उत्तर भारत की राजनीति में इन्होंने दखल दिया। और पाल वंश के ऐसे शासक जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया था वो कौन थे? धर्मपाल थे। और देवपाल, देवपाल पाल वंशों का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके काल में पाल वंश ने बहुत उन्नति की थी। तो प्रमुख शासक पाल वंश के कौन कौन से हुए? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी 785 ईस्वी में। धर्मपाल ने उत्तर भारत की राजनीति में दखल दिया, कन्नौज पर अधिकार किया। और देवपाल का जो समय है उसको पालों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तीसरा जो राजवंश था जिसने शासन किया था, तीसरा प्रमुख राजवंश था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में राज करता था। कहाँ राज करता था? दक्षिण भारत में राज करता था। तो देखो, एक तरह से हम देखें तो उत्तर भारत में शासन करने वाला वंश, और पूर्वी भारत में शासन करने वाला वंश, और दक्षिण भारत में शासनकालीन वंश, इन तीनों वंशों के बीच कन्नौज को लेकर, किसको लेकर? कन्नौज को लेकर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये राष्ट्रकूट वंश कहाँ शासन करता था? राष्ट्रकूट वंश करता महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत। कौन सी थी? मान्यखेत। ये पूछी जाती है पेपर में, भाई राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी रही? इसके प्रमुख शासक कौन थे? तो इसके प्रमुख शासक थे ध्रुव। उत्तरी भारत में अभियान चलाया इन्होंने। गोविंद तृतीय पाल और प्रतिहार दोनों को पराजित किया। तो ये राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे गोविंद तृतीय। इन्होंने पाल और प्रतिहार दोनों को क्या किया था? पराजित किया था। और तीसरे प्रमुख शासक थे इनके अमोघवर्ष प्रथम। सांस्कृतिक विकास में अग्रणीय राष्ट्रकूट वंश को बढ़ाया। तो राष्ट्रकूट वंश का जो सांस्कृतिक विकास है वो किसने किया था? अमोघवर्ष प्रथम ने। अब देखिए, संघर्ष की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं कि भाई त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ उसकी प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रमुख घटना है वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध होता है। यानी प्रतिहार और पालों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने पुनः आक्रमण कर दोबारा से कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अपना एक पपेट किंग, मतलब ऐसा राजा जो धर्मपाल के कहने पर ही चलता था, इंद्रायुध को वहां पर राजा बनाया। लेकिन वत्सराज ने उसे पराजित कर दिया। वत्सराज ने क्या किया? पराजित कर दिया। किसको? इंद्रायुध को पराजित कर दिया। तो फिर से दोबारा से क्या किया? वत्सराज ने क्या कर लिया? इस कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो इस घटनाक्रम को सबसे पहला घटनाक्रम है वत्सराज और धर्मपाल के बीच लड़ाई होती है।
वत्सराज ने कन्नौज पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। धर्मपाल ने पुनः आक्रमण किया और कन्नौज पर फिर अधिकार कर लिया और अपना एक पपेट किंग जो मतलब उसके कहने से राज करे। इंद्रायुध को वहां पे राजा बना दिया और वत्सराज ने उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो इस तरह से वत्सराज का दोबारा से क्या हो जाता है, कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। फिर आता है दूसरी जो प्रमुख घटना है, वो प्रमुख घटना है राष्ट्रकूट हस्तक्षेप। ध्रुव का आक्रमण होता है। ध्रुव राष्ट्रकूट ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। उसने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को हराकर दक्षिण भारत की शक्ति का क्या किया, प्रदर्शन किया। तो उसने वत्सराज को भी हरा दिया और धर्मपाल को भी हरा दिया। किसने हराया था, ध्रुव ने। और तीसरी जो प्रमुख घटना है वह है गोविंद तृतीय का उत्तर भारत पर आक्रमण करता है। गोविंद तृतीय ने गंगा घाटी तक विजय प्राप्त की और उसने पाल और प्रत्यार दोनों को क्या किया, पराजित किया, लेकिन दीर्घ काल तक वो शासन नहीं कर सका क्योंकि गोविंद तृतीय दक्षिण भारत से राज कर रहे थे और उत्तर भारत पर नियंत्रण रखना इनके लिए कठिन हो गया। तो बाद में ये क्या करते हैं, लंबे समय तक शासन नहीं करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या थी, इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने पाल और प्रत्याहार दोनों को पराजित किया था। किसको, पाल और प्रत्याहार दोनों को पराजित किया था। नेक्स्ट है फिर बात आती है मेहरभोज। मेहरभोज का पुनरुत्थान। अगली जो घटना है मेहरभोज। मेहरभोज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और प्रत्याहार शक्ति का पुनर्निर्माण किया। उसने राष्ट्रकूटों को दक्षिण में रोका और पालों को पूर्व में सीमित कर दिया। लगभग 50 वर्षों तक उत्तर भारत पर प्रत्याहारों का क्या रहा, नियंत्रण रहा। तो देखिए अंतिम रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में क्वेश्चन आता है, अंतिम रूप से कौन विजयी रहा। तो अंतिम रूप से विजय रहे गुर्जर प्रत्याहार वंश। कौन विजयी रहा था, गुर्जर प्रत्याहार वंश। कन्नौज पर इन्होंने लंबे समय तक क्या किया था, शासन किया था। नेक्स्ट हम बात करें राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। इस युद्ध का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। सबसे पहली बात है कि उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा तय हुई। इस संघर्ष ने यह तय किया कि उत्तर भारत पर कौन सा वंश नियंत्रण रखेगा। तो किसने नियंत्रण रखा, गुर्जर प्रत्याहार वंश ने। दूसरा जो हुआ दक्षिण भारत की ताकत का प्रदर्शन। राष्ट्रकूटों ने यह दिखा दिया कि दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रकूट कहाँ थे, दक्षिण में राज करते थे। तो उन्होंने भी उत्तर भारत के जो राजा थे, पाल वंश के हों, गुर्जर प्रत्याहार वंश के हों, उनको भी उन्होंने हराया था। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट, शक्ति का अस्थायी और अस्थिर संतुलन। कोई भी वंश लंबे समय तक पूर्ण नियंत्रण नहीं बना सका। इससे क्षेत्रीय शक्तियां क्या है, धीरे धीरे उभरने लगी, क्योंकि प्रमुख जो राजवंश थे वो आपस में लड़ाई करने में व्यस्त हो गए। अब जब आपस में ये लड़ाई करने में व्यस्त हो गए तो ये पूरी तरह से नियंत्रण नहीं बना सके। तो छोटे छोटे जो राजा थे, छोटे छोटे जो जमींदार थे, वो क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में क्या करने लगे, उभरने लगे। अब हम बात करें, देखिए इस युद्ध का क्या परिणाम निकला। सबसे पहले हम बात करें इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो संघर्ष का बार बार दोहराव होता रहा। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक बार बार ये संघर्ष हुआ। 200 वर्षों तक ये संघर्ष होता है, लगभग 200 वर्षों तक। संसाधनों की इसमें बर्बादी। देखो जब लड़ाई होती है तो संसाधनों की भी क्या होती है, बर्बादी होती है। सभी वंशों की सैन्य शक्ति और धन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। जैसे राजाओं की शक्ति, उन राजवंशों की शक्ति में क्या आई, कमी आई। फिर बात करते हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। चौहान, गहड़वाल, चंदेल और कलचुरी जैसे क्षेत्रीय राजवंश उभरे। तो देखिए ये गुर्जर प्रत्याहार ये त्रिपक्षीय संघर्षों का ही परिणाम था कि चौहान वंश उभर कर आया, गहड़वाल वंश उभर कर आया, चंदेल वंश उभर कर आया, कलचुरी वंश जो है वो उभर कर आया और उन्होंने लंबे समय तक क्या किया था, शासन किया था। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, स्थापत्य और शिल्प कला का विकास हुआ। विशेषकर मिहिर भोज के काल में स्थापत्य और शिल्प कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो देखिए ये इसके परिणाम निकले इस युद्ध के। इस युद्ध का सीधा सीधा परिणाम हम ये कह सकते हैं कि भाई जब राजा आपस में लड़ रहे थे तो उन सबकी शक्तियों में क्या आई, कमी आई। जब प्रमुख राजवंशों की शक्तियों में कमी आई तो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राजवंश थे वो उभर कर आए और नए राजा बने। अब हम बात करें कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या पूछा जाता है। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए था, कन्नौज पर अधिकार के लिए था, ये हम चर्चा कर ही चुके हैं। कितने राजवंश शामिल थे, तो 3 राजवंश शामिल थे। कौन कौन से, प्रत्याहार, पाल और राष्ट्रकूट। संघर्ष कब से कब तक चला, 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच ये संघर्ष चला। तो इस तरह के देखिए हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आते हैं और ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करें अंततः किसको मिली, अंततः विजय मिली मेहर भोज को, प्रत्याहार राजवंश को ये अंततः विजय मिली। लेकिन पूरी तरह से सब कोई नियंत्रण नहीं रख पाया। पर अगर हम बात करें कि इनमें तीनों राजवंशों में कौन कौन विजयी रहा, तो इनमें जो तीनों राजवंशों में जो वंश विजयी रहा था वो रहा था गुर्जर प्रत्याहार वंश। और उसका जो प्रमुख राजा था वो कौन था, मेहर भोज ने अंतिम रूप से विजय प्राप्त की। राष्ट्रकूटों ने कहाँ से आक्रमण किया था, तो राष्ट्रकूट कहाँ पर राज करते थे भैया, दक्षिण भारत में राज करते थे।
महाराष्ट्र से इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था राष्ट्रकूटों ने। अब हम बात करें कि भाई परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्या है, तो यह संघर्ष मध्यकालीन भारत की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है कि भाई मध्यकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता किस तरह से हुई, कन्नौज पर अधिकार लेने के लिए हुई थी, और इस संघर्ष को नाम दिया गया त्रिपक्षीय संघर्ष। इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए ये क्लास जो है वो उस तरह से ले रहे हैं कि भाई जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से क्वेश्चन को लिया जाए। कन्नौज की कन्नौज की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने में ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो सहायक है। भारत में उत्तर दक्षिण की सत्ता की संघर्ष की झलक मिलती है त्रिपक्षीय संघर्ष से। हमें ये पता चलता है कि उत्तरीय जो राजवंश थे और दक्षिणी राजवंश थे उन्होंने आपस में खूब लंबे समय तक क्या की थी, लड़ाई की थी। इससे हमें ये जानकारी मिलती है त्रिपक्षीय संघर्ष लंबा चला था। मेहर भोज ने बात करें, मेहर भोज को गुर्जर प्रत्याहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, क्योंकि अंतिम रूप से विजय प्राप्त किसने की, मेहर भोज ने की। इसीलिए गुर्जर प्रत्याहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है, मेहर भोज को माना जाता है। अब देखिए हम निष्कर्ष के रूप में यदि हम बात करें, त्रिपक्षीय संघर्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता, प्रादेशिक महत्व, उत्तर दक्षिण के टकराव का प्रतीक है। यह संघर्ष दर्शाता है कि किस प्रकार एक नगर कन्नौज संपूर्ण उपमहाद्वीप की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो यानी इस संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि भाई कोई नगर जो है वो किस तरह से राजनीति को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और कन्नौज को लेकर जो है वो ये त्रिपक्षीय संघर्ष लंबे समय तक चलता है, लगभग 150-200 सालों तक ये संघर्ष चला, और इस संघर्ष में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और उत्तर और दक्षिण में आपस में क्या रहा, टकराव रहा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये टॉपिक समझा। देखिए ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है और कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है जो भारतीय इतिहास में इंटरेस्ट रखता है, और आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है जैसे कि भाई क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है, तो उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको पढ़ा दिया और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब लंबे समय तक अगर हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है, तो उस वजह से हम कम समय में हम रिवीजन क्लास के तौर पर इन क्लासेस को ले रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि भाई आपको ये जो क्लास है, ये सीरीज़ है, वो किस तरह से लग रही है, जिससे हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट सक्रियता से हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।